कई बार हमें लगता है कि विचारधारा, कोई भी विचारधारा, लोकतांत्रिक विचारधारा हो, मानववादी विचारधारा हो, उदारवाद हो, पूंजीवाद हो, कई विचारधाराएं हैं आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं। कुछ पहले आई, कुछ बाद में आई, लेकिन विचारधारा की शक्ति, इसका मूल्यांकन तब किया जाता है जब एक लंबा समय चल जाता है। विचारधारा में वो शक्ति होती है कि आप किसी देश के अधीन भी हो सकते हैं, कोई देश आपको अधीन भी कर सकता है। और इसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से, देखने की एक शैली से हम लोग आज देखेंगे कि आखिर एक विचारधारा जिसका नाम है वाणिज्यवाद या वणिकवाद, जिसको कमर्शियलिज्म भी कहा जाता है, कैसे इस विचारधारा ने भारत को गुलामी की जंजीरों में डाल दिया, यानी कि भारत को गुलाम बना दिया अंग्रेजों का। आपको पता होगा कि यूरोप, मध्यकाल का जो यूरोप था वो बहुत अच्छा नहीं था, है ना। अंधकारिक समाज था, एक तरह से समाज पूरा अंधकार में था, अंधविश्वासी समाज था, कंजर्वेटिव थे ये लोग, रूढ़िवादी थे। लेकिन मध्यकाल के अंत में यूरोप का जो मिडिल एज था, उसके लास्ट में क्या हुआ, एक आंदोलन, एक बौद्धिक आंदोलन, है ना, एक बौद्धिक आंदोलन कहा जाए, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट शुरू हुआ जिसको कहते हैं पुनर्जागरण या रेनेसां। और इसने क्या किया, इंसान की मन स्थिति, सोचने की शक्ति को बदल दिया। कई परिवर्तन आए उसके बाद। इंसान अंधविश्वास से बाहर निकला। आज का जो मानव है तर्क के आधार पर जो बात करता है, लॉजिक के आधार पर बात करता है, जो साइंटिफिक व्यू मानव में आज आप देखने को मिलता है, उसकी कहीं ना कहीं जड़ें कहाँ हैं, वही पुनर्जागरण में। और पुनर्जागरण से एक चीज़ और भी निकला, वह था एक विचारधारा जिसको बोलते हैं वाणिज्यवाद या कमर्शियलिज्म। इस विचारधारा का मूल जो है उसको समझिए। मूल यह है कि किसी भी देश की जो शक्ति होती है ना, वो उसके बहुमूल्य धातुएं हैं, मेटल्स, जो गोल्ड हो, सिल्वर हो। तो जब किसी देश की शक्ति वही सोने और चांदी है, तो उसको रोक कर रखा जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, उसका संकेंद्रण किया जाए। वहीं दूसरी ओर जरा आप देखिए स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि यूरोप में ये विचारधारा पुनर्जागरण के बाद पूरा ज़्यादा तेजी से फैल रही है। किसी भी देश की शक्ति क्या है, उसके बहुमूल्य रत्न है। वहीं दूसरी ओर वही यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश ब्रिटेन, जिसकी कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, वह भारत के साथ भी व्यापार कर रही है और चाइना के साथ भी व्यापार कर रही है। और दोनों ही तरफ जबरदस्त हानि है, लॉस है। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों भैया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से जो माल परचेज करती है, उसके बिहाफ में, उसके बदले में उसे सोने और चांदी के सिक्के देने हैं। क्यों? क्योंकि यूरोपीय वस्तु या ब्रिटेन की वस्तुओं का हमारे यहाँ मांग नहीं था, न चाइना में था, क्योंकि चाइना से भी वो ट्रेड कर रही है, हमसे भी ट्रेड कर रहे थे। तो हम दोनों ही जगह उनकी वस्तुओं का मांग ना के बराबर है, और उनकी वस्तुओं का मांग हमारे यहाँ नहीं है। जबकि हमारी वस्तुओं का मांग, चाइना की वस्तुएं हों चाहे इंडिया की वस्तुएं हों, इसका मांग यूरोप और इंग्लैंड में बहुत ज़बरदस्त है। अब बताइए इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम यह होगा कि यूरोप, खासकर ब्रिटेन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड कर रही है, उसको इंडियन मटेरियल के बिहाफ में या चाइनीज़ वस्तुओं के बिहाफ में क्या देने होंगे? रुपए देने होंगे। और सर उस समय का रुपया क्या है? सोने चांदी के सिक्के। पता होगा, पहले पुराने जमाना में तो ही चलता था। तो ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार तो कर रही है, चाइना के साथ भी कर रही है, जबरदस्त हानि है। और उसको व्यापार के एवज में क्या देने होते हैं? इन लीव ऑफ दिस ट्रेड ब्रिटेन हैड टू गिव लॉट्स अमाउंट ऑफ, क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, जिसको बुलियन भी कहा जाता है। और उधर वो विचारधारा क्या कह रही है? विचारधारा यह कह रही है कि किसी भी देश की शक्ति क्या होता है? उसका बहुमूल्य धातु होते हैं, तो उसको रोका जाए। लेकिन उसका फ्लो तो ब्रिटेन से लगातार हो रहा है।
अब इस फ्लो के कारण क्या हुआ, एक जबरदस्त प्रेशर जनरेट हो गया ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक जबरदस्त दबाव का सृजन किया कि भैया देखो, तुम जिस हिसाब से चल रहे हो इंग्लैंड कंगाल हो जाएगा, जल्दी से जो ट्रेड कर रहे हो इसको बैलेंस करो, संतुलित करो। और ये दबाव डाला गया किस पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर, कि तुरंत इस ट्रेड को बैलेंस किया जाए, जो दोनों तरफ लॉस था उसको कम किया जाए। और इसी का परिणाम था कि सबसे पहली बार इंग्लैंड ने बंगाल की ओर देखा। ट्रेड तो हो ही रहा था भारत के साथ, 1602 से ट्रेड चालू है, क्योंकि कंपनी तो 1599 में भी स्थापित हो गई थी। तो पहली बार उन्होंने बंगाल की ओर अपनी नज़र किया। बंगाल उन दिनों एक रिच प्रोविंस भी था, बहुत ही धनी प्रांत था, एक बड़ा प्रांत था। आज का बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश सभी उसी प्रांत के हिस्से थे। और एक रिच प्रोविंस यानी धनी प्रांत तो था ही, लेकिन एक अजीब सी बात एक और भी थी कि वहां का जो नवाब था उन दिनों, सिराजुद्दौला, उसके विरुद्ध एक षड्यंत्र चल रहा था। एक व्यक्ति है जो सिराज को हटा करके खुद नवाब बनना चाहता है, वह है मीर जाफर, जो उसका खुद सेनापति है। और मीर जाफर को इसमें और भी लोग हेल्प कर रहे हैं, कई सारे धनी लोग और भी हैं जो हेल्प कर रहे हैं। अमीन चंद है, जगत सेठ हैं, बहुत बड़े बैंकर हैं, राय दुर्लभ जो दीवान रहे हुए थे पुराने, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पुराने, राय दुर्लभ, वो भी उस षड्यंत्र में शामिल है कि हटाओ सिराज को। तो एक तरफ वाणिज्यवादी विचारधारा, उसका प्रभाव, फिर इंग्लैंड का लॉस में आना, और फिर तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी पर इंग्लैंड की सरकार का प्रेशर दिया जाना कि तुम जल्दी से बैलेंस करो। इसी का परिणाम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बंगाल की ओर देखा। और बंगाल में उन दिनों जो षड्यंत्र हो रहा था सिराज के अगेंस्ट, वहाँ के नवाब के अगेंस्ट, उसका वो हिस्सा बन गए। और आपको पता ही है परिणाम क्या हुआ, परिणाम है पलासी का युद्ध। पलासी के युद्ध के बाद सिराज हारते हैं और नवाब कौन बन जाते हैं, मीर जाफर। और इस ढंग से एक नियंत्रण की शुरुआत होती है बंगाल पर। और जब बंगाल पर नियंत्रण की शुरुआत होती है तो वाजिब है बंगाल के रेवेन्यू पर भी उनका नियंत्रण हो गया, राजस्व पर भी। अब वो यहीं के पैसे से यहाँ का माल खरीदेंगे, हो गया ट्रेड बैलेंस। तो इंग्लैंड वाणिज्यवाद नहीं आता तो शायद यहाँ तक इंग्लैंड नहीं पहुँचता, है ना। ये देखने का एक तरीका, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको इसी तरीके से देखें, लेकिन देखने का तरीका, किसी भी तरीका को छोड़ा नहीं जा सकता है, तो इसको देखा जा सकता है ना। तो पलासी का युद्ध क्या हुआ, अंग्रेजों पर जो प्रेशर जनरेट हुआ, अंग्रेजों ने बंगाल की ओर ध्यान दिया और पलासी का युद्ध कर दिया। इस ढंग से बंगाल पर कंट्रोल, तो बंगाल के राजस्व पर भी कंट्रोल हो गया। अब वही पैसे से ट्रेड करेंगे, वो कोई लाने की जरूरत नहीं है बंगाल से, सॉरी इंग्लैंड से। अब देखिए दूसरा ये लोग क्या किए, चीन के साथ भी तो ट्रेड कर रहे थे। अब चीन के साथ ट्रेड कर रहे थे, जरा ये देखिए, चीन के साथ जब ट्रेड कर रहे थे तो चीन ने सिर्फ अपना एक बंदरगाह खोला था, कैंटन। बोला भैया देखो जो सामान है यहाँ से ले जाओ, क्योंकि ब्रिटेन तुम्हें अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मांग की तो हमारे यहाँ कोई डिमांड है नहीं। तो वहाँ लॉस उठाई। पलासी के युद्ध ने और बंगाल पर कंट्रोल ने कैसे चाइना के व्यापार को भी बैलेंस कर दिया, जरा देखिए। उन्होंने क्या किया, पलासी के युद्ध के बाद बिहार में ओपम की एग्रीकल्चर शुरू किया, अफीम की खेती। अफीम चाइना में इलीगल था, लेकिन ज़बरदस्ती इन्होंने चाइना में क्या किया, फोर्सली इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से चाइना में अफीम देना शुरू कर दिया, भेजना शुरू किया। चाइना ने विरोध किया। जब विरोध किया तो तीन अफीम युद्ध हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी और चाइना के बीच। तीनों युद्ध में चीन पराजित हुआ और अंत में इसका रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि बिहार के अफीम, बिहार के गैरकानूनी अफीम के व्यापार से क्या हो गया, चीन का व्यापार भी क्या हुआ, संतुलित हो गया। तो देखिए कि भारत, आपको पता होगा पलासी का युद्ध नहीं होता तो भारत गुलाम नहीं होता। भारत की गुलामी जो लिखी गई है वो पलासी के युद्ध से लिखी गई है। पलासी के युद्ध के बाद जो बंगाल पर बिहार कंट्रोल शुरू हुआ, किसका, ब्रिटेन का, बहुत रिच प्रोविंस था। उस कंट्रोल के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसी पैसे से क्या किया, इन्होंने सारे भारत को जीत लिया।
तो आपको आप समझ सकते हैं कि पलासी का युद्ध कितना इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो विचारधारा है ना। तो विचारधारा की शक्ति को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए, और हमेशा ध्यान रखें जब भी कोई चीज़ को पढ़ें उसके हर एस्पेक्ट पर जरूर ध्यान दें। ठीक है, चलिए अब दूसरे बात करते हैं हम लोग, दूसरे और नज़रिया पर ले जाते हैं, देखते हैं आगे क्या है।